इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है सुजैन नाम की एक बूढ़ी औरत को दिखाते हुए, जो एक माइनिंग एरिया के पास आकर अपने बेटे के लिए खाना रख रही थी। एक्चुअल सच्चाई ये थी कि उसका बेटा कई सालों पहले इसी माइनिंग एरिया में मर चुका था, लेकिन सुजैन को अभी भी लगता है कि उसका बेटा जिंदा है और वो हमेशा उसकी शांति के लिए खाना लेकर आती। सुजैन की हालत तो अपने बेटे के मरने के बाद बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई थी। वो ना तो ठीक से खाना खाती और ना ही अपनी सेहत पर ध्यान रखती। फिलहाल तो सुजैन उस जगह पर खाना रखकर वापस लौटने लगती है, तभी अचानक पहाड़ पर से कुछ पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। उसे देखकर सुजैन को थोड़ा सा शक हुआ, इसलिए उसके पास चली गई। अब जैसे ही वो उन पत्थरों को देख रही थी तो वो चमकने लगे। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर प्योर गोल्ड मौजूद है। सुजैन को भी यही लगने लगा कि ये एक गोल्ड है और यहाँ कई सारी गोल्ड की खदानें हो सकती हैं। इसलिए उसने एक पुलिस ऑफिसर को तुरंत इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। वो सब बताने लगी कि इस जगह बड़े पैमाने पर मुझे गोल्ड मिला है और अगर यहाँ छानबीन की जाए तो और भी ज्यादा अमाउंट में निकल सकता है गोल्ड। थोड़ी ही देर के अंदर डॉन नाम का एक पुलिस ऑफिसर उस स्पॉट पर पहुंच जाता है। उसने जब उस जगह के पत्थरों को अच्छी तरीके से देखा तो वो सुजैन से कहता है कि ये गोल्ड नहीं बल्कि एक अलग ही धातु है जो गोल्ड की तरह दिखता है। यानी वो जो सोच रहे हैं उस तरीके का प्रीमियम गोल्ड ये नहीं है। इसलिए डॉन ने सुजैन को यही सलाह दी कि तुम जा सकते हो यहाँ से, मौसम भी बहुत ज्यादा बिगड़ने ही वाला है। सुजैन बेचारी निराश होकर वहाँ से निकल जाती है और फिर हमें पता चला कि डॉन ने तो एक गेम खेल लिया है। वो तुरंत ही अपने भाई को कॉल लगाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट काम है। एक्चुअल में इस पूरी पत्थर पर जो धातु मिले होते हैं वो रियलिटी में गोल्ड होते हैं और ये सब डोंग ने जानबूझकर सुजैन से कहा था ताकि वो चली जाए यहाँ से। और अब डोंग अपने भाई के साथ मिलकर ये पूरा गोल्ड हथिया लेगा। वो तो अपने भाई और उसके सारे कारीगरों को यहाँ पर बुला लेता है माइनिंग करने के लिए, यानी वो सब कुछ ही समय के अंदर बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। अब दूसरी तरफ हमें सी योंग नाम का एक पुराना हंटर दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट में जाकर अलग अलग जानवरों का शिकार करता था, लेकिन सी योंग को बहुत अजीब तरीके के सपने आया करते। वो ना तो ठीक से सो पाता और ना ही अपने डेली रूटीन फॉलो करता। सी योंग की एक बेटी होती है जो उसके इस विजन से अब एकदम परेशान हो गई थी। वो तो अपने फादर को समझाती है कि पास्ट की सारी बातें भूल जाओ और प्रेजेंट पर फोकस करो। सच्चाई तो ये थी कि कई साल पहले सी योंग जिस माइनिंग एरिया में काम करता था वहाँ एक हादसे के दौरान उसके एक साथी की मौत हो गई होती है और सी योंग उसे अपनी गलती मानता है कि अगर वो अपने दोस्त की मदद कर देता तो आज वो जिंदा होता। उसी के सपने उसे बार बार आते हैं। अब सी योंग की बेटी उसे समझाती है और अपनी कार में बाहर लेकर आती है, ये इसलिए ताकि उसके फादर अकेले ना रहें, वो थोड़ा एक्सप्लोर करते रहें। सी योंग तो एक लड़की की फोटो देखता है जिसका नाम सुन था। सुन तो एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक नॉर्मल लड़की होती है जिससे सी योंग अपनी ग्रैंड डॉटर मानता था। दरअसल सी योंग और सुन का कोई रिलेशन नहीं होता। सुन की तो सिर्फ एक ग्रैंड मदर होती है जो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी जो हमें शुरुआत में माइनिंग एरिया में दिखाई गई। अब सी योंग की बेटी उसे एक ग्रोसरी स्टोर में लेकर आ जाती है ताकि कुछ इम्पोर्टेंट सामान ले ले, लेकिन सी योंग तो अपनी बेटी के लिए किसी अजीब जानवर का गोश्त लेकर आया था। सी योंग की बेटी काफी डिसअपॉइंटेड होती है इस चॉइस से, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अब सी योंग बढ़ चलता है उसी लड़की सुन के पास। पता चला कि सुन का दिमाग बच्चों जैसा ही है। वो भले ही बड़ी हो गई है लेकिन उसके एक्शन एकदम बच्चों जैसे थे। सुन को तो कुछ बदमाश लड़के परेशान कर रहे होते हैं और जब ये सी योंग ने देखा तो वो उसे बचाने चला गया, लेकिन सुन उन्हें अकेले ही संभाल लेती है। वो तो उन बदमाश लड़कों को उठा उठा कर पटक रही थी। सी योंग और सुन एक दूसरे से मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने काम के लिए। अब सी योंग जब शिकार के लिए फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था तभी उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो कई सारे टूल्स के साथ होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि डोंग के भाई और उसके सारे कारीगर थे और वो यहाँ गोल्ड की माइनिंग के लिए आए होते हैं। डोंग के भाई ने थोड़ी जांच पड़ताल करते हुए एकदम खुश होकर कहा कि यहाँ पर सच में भारी मात्रा में गोल्ड मौजूद है और इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो सभी बिलियनर बन जाएंगे। हर एक कारीगर बहुत ज्यादा खुश तो लग रहा था, लेकिन यही आवाज सुनकर सुजैन वहाँ पर आ जाती है। सुजैन समझ चुकी थी कि डोंग ने उससे झूठ कहा है, यहाँ रियलिटी में गोल्ड मौजूद है और वो सब इससे ये छुपा रहे हैं। सुजैन कहने लगी कि मेरा गोल्ड मुझे वापस दो, लेकिन डोंग और उसके साथी पहले ही क्लियर कर देते हैं कि ये सोना तुम्हारा नहीं है, इसे जो भी पहले एक्सट्रैक्ट करेगा ये उसका हो जाएगा। लेकिन सुजैन ये बात कंफर्म करती है कि ये पूरी जगह उसके बेटे की है और एक तरीके से ये गोल्ड भी उसका ही हुआ। सुजैन धमकी देती है कि वो शहर जाकर कुछ ऑफिसर्स को यहाँ लेकर आती है जो उसकी प्रॉपर्टी लेने में मदद करेंगे। ये बात सुनने पर डोंग और उसके सभी साथी उसे कन्विंस करने लगे। सुजैन तो जिद्दी थी जो रुकी नहीं रही होती, पर अचानक पता चला कि एक आदमी की जोर जबरदस्ती के कारण सुजैन ऊंचाई से ढलान पर से नीचे गिरने लगी है। उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और एक समय पर सुजैन अनकॉन्शियस भी हो गई। बाकी सारे साथी सुजैन को आकर देख रहे थे कि कहीं वो मर तो नहीं गई, इससे वो और ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे।
पर अचानक ये सारी चीजें सी योंग दूर खड़ा हुआ देख लेता है। उसने अपनी गन निकाली और मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो समझ नहीं रहा था कि इतने सारे लोगों से वो अकेला कैसे लड़ेगा। थोड़ी देर में एक आवाज आती है जो कोई और नहीं बल्कि सुन थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन को आवाज देकर बुला रही होती है। सी योंग ने अब जैसे ही ये देखा तो वो शांत कराते हुए सुन के पास पहुंच जाता है। वो तो उसे शांत रहने के लिए कह रहा था क्योंकि वो सारे लोग अगर उन्हें देख लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ डोंग तो उस बूढ़ी औरत को मारने की भी कोशिश करता है ताकि कोई सबूत बचे ना, और इसी चक्कर में उन लोगों की नजर सी योंग और सुन पर भी पड़ जाती है। वो सभी लोग तुरंत ही वहाँ जाकर सी योंग को मारने लगे थे। उनके बीच तो काफी ज्यादा छीना झपटी होती है और अब पता चला कि वो उन्हें मारना चाहते हैं क्योंकि इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये पूरा गोल्ड भी डोंग के साथियों का हो जाएगा। लेकिन इसी अफरा तफरी में बेचारी सुन से एक गोली चल जाती है जो डोंग के एक साथी को लग गई थी। वो वहीं पर गिरकर मर गया, जिससे बाकी साथी उसे देखने चले जाते हैं। इन चीजों से उन्हें एक मौका मिल गया और सी योंग और सुन वहाँ से भागने लग जाते हैं। पर अभी भी सी योंग को लग रहा था कि उनकी जान खतरे में है। ये सारे लोग उन्हें पकड़ने के लिए जरूर आएंगे। सी योंग ने तो सुन को एक लेटर लिख कर दिया जिसमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था और वो डायरेक्टली जाकर पुलिस ऑफिसर्स को इस बारे में बता दें। इससे सुन भी एकदम सुरक्षित रहेगी और उनके बारे में पुलिस ऑफिसर्स को पता चल जाएगा। सुन वहाँ से तुरंत ही भागने लग जाती है और सी योंग पीछे रुक गया उन सारे लोगों को गुमराह करने के लिए। डोंग और उसके साथी सीधा गन लेकर सी योंग के पीछे भागने लगे थे, लेकिन उन्हें नहीं अंदाजा कि सी योंग एक हंटर है। उसे इस पूरे फॉरेस्ट के बारे में सब पता है कि सेफ जगह कौन सी है और कहां से उन पर नजर रखा जा सकता है। सी योंग सबसे पहले थोड़ी ऊंचाई पर जाने लगा क्योंकि उससे वो एक प्रॉपर व्यू रख सकता है उन लोगों के ऊपर। डोंग क्लियर कर देता है कि हमें किसी भी तरीके से उस बूढ़े आदमी और लड़की को मारना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हम सब हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इसलिए वो सब एकदम फैल जाते हैं और बूढ़े आदमी को ढूंढने लगते हैं। अब ये सारी बातें सी योंग झाड़ियों के पीछे रहकर सुन रहा था। वो ये समझ गया कि ये लोग दिखते तो नॉर्मल हैं, लेकिन अंदर से उतने ही शैतान हैं। किसी को भी मारने से पहले ये सोचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ शॉकिंग चीज पता चली कि डोंग ने सी योंग को देख लिया और वो चोरी चुपके झाड़ियों के पास जाता है और सी योंग के सर पर मार देता है। बेचारा सी योंग वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया था। डोंग ने तो अपने एक आदमी को गन देकर वहाँ पर रखा ताकि वो सी योंग की जान ले गोली मारकर, और डोंग तो उल्टा ऊपर की तरफ चला गया जहाँ पर सोना डिस्कवर हुआ था। उसी जगह के साइड में सुजैन को बेहोशी वाली हालत में रखा गया था। डोंग फ्रस्ट्रेटेड होता है, लेकिन वो अपना सोना एक्सट्रैक्ट करने का काम बंद नहीं करता क्योंकि एक्चुअल में यही चीजें उसे मिलियनर बना सकती है। लेकिन डोंग को नहीं अंदाजा कि उसकी ये लालच उसे किस हद तक लेकर चली जाएगी। अब हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो गन लेकर सी योंग के पास बढ़ रहा था। वो तो उसे जैसे ही शूट करने जाता तभी सी योंग कुछ बड़बड़ाने लगा। उसे सुनने के लिए जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है तभी सी योंग ने अपने हाथ में एक पत्थर लेकर उसके सर पर मार दिया था। बेचारा वो आदमी वहीं गिरकर बेहोश हो गया। अब सी योंग के पास गन भी है, इसीलिए वो सीधा सुन के पास बढ़ने लगता है ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। ये पता चला कि डोंग ने एक और साथी को वहाँ पर बुला लिया है गन लेकर, और अब वो दुगनी तेजी से उन्हें ढूंढने में बिजी हो जाते हैं। एक्चुअल बात पता चली कि दो लोगों ने तो सुन को भी ढूंढ निकाला है जो अभी तक फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकली थी। वो तो गन लेकर उसका पीछा करने लगे होते हैं। उनमें से एक ने गन भी चलाई जो सीधा जाकर सुन को लगती है, और ये आवाज सुनकर सी योंग काफी डर गया। वो भी सीधा भागते हुए सुन की मदद करने पहुंच जाता है वहाँ पर। डोंग के वो दोनों आदमी जब सी योंग के पास बढ़ते हैं तो पता चला सी योंग को कुछ हुआ नहीं है। वो एकदम नॉर्मल तरीके से उठकर बैठ जाती है। दोनों धीरे धीरे गन लेकर उसके पास बढ़ ही रहे थे, तभी सी योंग वहाँ पहुंचकर उनमें से एक को गोली मारकर खत्म कर देता है। दूसरा वाला तो वैसे ही डर गया था, जिससे वो वहाँ से भाग गए। सी योंग तुरंत ही सुन के पास आकर देख रहा था कि उसके हाथ पर गोली लगी है, इसलिए उसकी जान को बिल्कुल खतरा नहीं हुआ। सुन को इस हमले से काफी दर्द दे रहा होता है, जिसकी केयर टेकिंग सी योंग कर रहा था एकदम ग्रैंडफादर की तरह। सी योंग तो सुन को यही सलाह देता है कि हमें जल्द से जल्द इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना होगा और जल्द से जल्द हमें पुलिस ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म करना है। लेकिन सुन उस समय दुखी होकर सी योंग को बताती है कि लड़ाई के दौरान उसका आखिरी नेकलेस वहीं गिर गया था। वो नेकलेस उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है क्योंकि उसके फादर की आखिरी निशानी थी। सी योंग इस बारे में जानता था, इसलिए वो सुन को यहीं छुपे रहने के लिए कहता है और वो खुद जाकर उस नेकलेस को लेकर आएगा। सी योंग तो बंदूक लेकर वहाँ से निकल जाता है। हमें अब उसी पुलिस डिपार्टमेंट के एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को दिखाया गया, जिसका एक असिस्टेंट आकर उसे बता रहा था कि पास ही वाले फॉरेस्ट में से कंप्लेन आई है
वहाँ के सिटीजन्स ने बताया है कि कई सारी गन चलने की आवाजें सुनाई दी हैं और तो और उस जगह पर कई सारी कार्स भी मौजूद हैं। ये सुनते ही वो सीनियर ऑफिसर बहुत चौंक गया और वो समझ गया था कि वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए तुरंत ही उसने पुलिस फोर्स को वहाँ पर भेज दिया ताकि वो सारी गाड़ियाँ जब्त कर ले और जितने भी हंटर्स हैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाए। वहाँ फॉरेस्ट में डोंग और उसके सभी साथी अपने उसी मेंबर के पास पहुँच जाते हैं जिसे सी योंग ने कुछ समय पहले मार दिया था। और इतना तो वो सब समझ गए कि सी योंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक शातिर हंटर है जिसे पता है कि आगे क्या करना। डोंग ने अपने साथियों को खुली छूट दे दी थी कि जितना हो सके उस आदमी को मार दो, हमें अपने आप को बचाने के लिए उसे खत्म करना ही होगा। पता चला कि उसी मोमेंट पर सी योंग गन लेकर आ चुका है। वो जितने भी लोगों को मारता जाता उनकी गन ही छीन लेता, यानी उसके पास बुलेट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। सी योंग तो डोंग से लॉकेट मांग रहा था जो सुन के लिए होती है, पर डोंग ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और सीधा फायर करने लगा, लेकिन ज्यादा लोग होने के कारण सी योंग को पीछे हटना पड़ा। बेचारा बचते बचाते हुए वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और पत्थर के पीछे छुपकर फायरिंग करता है। डोंग के दो साथी तो उस पर लगातार हमला कर रहे थे, जिसमें से एक गोली सी योंग को आकर लगती है। वो तो उसकी तरफ भी आने लगे थे, लेकिन सी योंग उनमें से एक के पैर पर गोली मारता है। वहीं दूसरा वाला इतना ज्यादा हड़बड़ाहट में हो गया कि उसका सर पत्थर से जाकर लग गया। यानी इन चीजों से सी योंग को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो वहाँ से तुरंत ही रफू चक्कर हो गया था। थोड़ी देर में जब डोंग और उसके बाकी बचे हुए साथी उस स्पॉट पर पहुँचते हैं तो एक मेंबर जिसके पैर पर गोली लगी थी वो एकदम चल फिर नहीं पा रहा था। इतना तो कंफर्म हो चुका होता है कि अब ये मेंबर डोंग के किसी भी काम का नहीं। उस मेंबर ने डोंग से मदद मांगी तो वो कुछ करता नहीं, जिस वजह से मेंबर को लगने लगा कि उसे गोल्ड में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। तब जाकर मेंबर कह देता है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं सब कुछ इस बारे में ऑफिसर्स को बता दूंगा, जिससे तुम सबको भी कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब डोंग को इससे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसी मेंबर को शूट करके मार देता है। यानी अब वो इतना गोल्ड के चक्कर में अंधा हो चुका था कि उसे लोगों की जान लेने से पहले कुछ भी दिखाई नहीं देता। सी योंग जब घायल अवस्था में वापस सुन के पास आता है जहाँ उसने रुकने के लिए कहा था, तो वो वहाँ पर नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार सुन उसे मिल गई। वो तो अब उसे वहाँ से लेकर जाने लगा था। अब रास्ते में चलते दौरान सी योंग को अपने कई साल पहले हुए हादसे के बारे में याद आता है। सी योंग दरअसल हॉस्पिटल में था क्योंकि उसकी माइन में काम करते दौरान एक हादसा हो गया होता है और उसी हादसे में उसकी जान बचाने के लिए उसके ही एक साथी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। सी योंग ये पूरा इल्जाम अपने ऊपर डाल देता है और अपने आप को दोषी मानता है। वहाँ पर तो हम सीनियर ऑफिसर को भी देखते हैं, जिससे सी योंग रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उसे जान से मार दे, उसे जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। यानी इतनी सारी चीजें सी योंग अपने मन में रखकर आज जी रहा है। फिलहाल के लिए वो तो सुन को लेकर पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा ताकि डोंग और उसके आदमियों से बच जाए, पर उन्हें क्या पता कि डोंग और उसके साथी उनके पैरों के निशान को फॉलो कर रहे हैं। धीरे धीरे रात भी हो गई और मौसम भी एकदम बिगड़ने लगा। बारिश होती है लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं। तभी अचानक सुन कह रही थी कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सी योंग उसे समझा ही रहा था, तभी कई सारी फ्लैशलाइट उनकी तरफ डाल दी जाती हैं और ये डोंग और उसके साथी ही थे जिन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया। सी योंग सुन को लेकर पेड़ के पीछे चला जाता है और पलटवार करता है, लेकिन कई सारी जगहों से फायरिंग होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा था। सुन भी यहाँ खाली नहीं बैठती, वो भी एक आदमी को गुमराह करके उसे मारने जाती है, लेकिन उस आदमी ने गन की मदद से उसके सर पर मारा, जिससे सुन वहीं गिरकर बेहोश हो गई। सी योंग ने जब ये देखा तो उसका गुस्सा एकदम अलग लेवल पर चला गया था। वो सीधा एक चाकू लेकर बढ़ चलता है उस आदमी की तरफ और उसके पूरे बॉडी को काटने लगता है। ऐसा लग रहा था कि सी योंग किसी जानवर में कन्वर्ट हो गया है। एक दूसरे आदमी को तो उसने अपने दांतों से काटकर पूरी तरीके से मार दिया, लेकिन डोंग एक गन लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। एक साथी तो फायर करने के लिए कह रहा था, लेकिन डोंग रुक जाता है क्योंकि उसने कई साल पहले इस फॉरेस्ट में एक कथा सुनी थी कि यहाँ एक खतरनाक जानवर रहता है, वो भी सफेद बालों वाला, और शायद वो खतरनाक जानवर कोई और नहीं बल्कि सी योंग ही है, जो इतने सालों से स्ट्रांग था लेकिन आज वो अपने असली रूप में आ गया है। अब अगर कभी इस सिचुएशन में हम फंस जाए जहाँ कोई दुश्मन या फिर आदमी आपके सामने गन लेकर खड़ा है, आप एकदम निहत्थे हो और समझ नहीं रहा कि कैसे बचना है, तो फिर कुछ सिंपल से तरीके हैं जिसे अप्लाई करके आप आसानी से ऐसे बच सकते हैं। अब अगर वो सिनेरियो पकड़ा जाए जहाँ सामने की तरफ आपके ऊपर गन तनी हुई है और वो अटैकर गोली चलाने ही वाला है, तो सबसे पहले तो इसमें पैनिक नहीं करना है और उस अटैकर से थोड़ी बातचीत करनी है। आपको बार बार यही ट्राई करना है कि उस अटैकर के पास्ट के बारे में जाने, वो कैसा है, उसे क्या नहीं पसंद है और किससे उसे नफरत है। अब ध्यान से अब नोटिस करें तो किसी भी अटैकर या फिर क्रिमिनल का एक डार्क पास्ट होता है और उन्हीं पास्ट की वजह से वो आज इतने बुरे काम करने पर उतावले हो चुके हैं। तो अगर हम उनके इमोशन को ट्रिगर करें जो एक्चुअल में उन्हें अफेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि हम कुछ देर के लिए उनका ध्यान भटका दें।
कई बार तो ये तरीका इतना काम आता है कि वो अटैकर आप पर अटैक ही नहीं करेगा, और अगर फिर भी कुछ काम नहीं होता तो आप धूल की मदद ले सकते हैं। धूल उसके आंख में डाल दीजिए जिससे वो कुछ देख नहीं पाएगा। फिर जल्द से जल्द पेड़ों के पीछे जाकर छुप जाइए और उसी के सहारे आगे बढ़िए। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी काम में आ सकती हैं। पर यहाँ पता चला कि सुन एकदम बहादुर निकली। वो सीधा उस तरफ आती है और डोंग को उठाकर पटक देती है। वो तो गन लेके आकर सियोंग को दे रही थी और वहीं बेहोश हो जाती है। सियोंग ने तो उन पर फायर करना स्टार्ट किया, लेकिन डोंग और उसका एक साथी बचकर भाग जाते हैं। यानी अभी भी वो दोनों जिंदा हैं और जरूर आएंगे सियोंग को खत्म करने के लिए। बेचारा सियोंग एकदम थक चुका था, पर वो घायल पड़ी हुई सुन को एक माइनिंग एरिया में लेकर आ जाता है। एक्चुअल में ये वही माइनिंग साइट थी जिसमें कई साल पहले सियोंग के साथ हादसा हुआ था, और फिर बाद में उसकी पूरी लाइफ एकदम से बदल गई। अब यहाँ सियोंग फिर से अपने कई साल पहले हुए हादसे को याद करता है, जब एक्चुअल में उस माइनिंग एरिया के अंदर एक दूसरा उसका साथी मारा गया था। सियोंग को अभी भी याद है कि वो आदमी मरते हुए सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। और यहाँ एक रियलिटी रिवील हुई कि सुन कोई और नहीं बल्कि उसी मरे हुए इंसान की बेटी थी। और एक्चुअल बात यहाँ हुई कि सुजैन जिस बेटे के लिए यहाँ पर आया करती वो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था। और देखकर लगता है कि सियोंग ने अपना वादा भली भांति निभाया है। वो तो सिन को अपनी ग्रैंड डॉटर मानता है और अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो खुद निकलने लगा फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि जब तक वो उन दोनों को नहीं मारेगा वो सेफ नहीं है। थोड़ी देर के अंदर सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने कई सारे लोगों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। उन्हें तो वहाँ कई डेड बॉडीज दिखाई दी और वो सोने के पत्थर भी मिले जो काफी भारी मात्रा में होते हैं। सीनियर समझ चुका था कि यहाँ गोल्ड के चक्कर में ही लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उन्हें विक्टिम्स को किसी भी तरीके से बचाना ही है। सियोंग तो अब अपनी बंदूक लेकर निकल पड़ा था उन दोनों को मारने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट में अभी भी डोंग और उसका एक आदमी मौजूद है। सियोंग को अंदाजा है कि अगर वो सुन को लेकर यहाँ से निकलेगा तो वो उसे मारने की कोशिश जरूर करेंगे, तो इससे अच्छा वो अपने दुश्मनों को पहले ही खत्म कर दे। लेकिन सियोंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डोंग और उसके साथी पहले ही वहाँ पर तैनात थे और उसके लिए जाल बिछा कर रखते हैं। सियोंग जैसे तैसे जब फॉरेस्ट वाले इलाके में पहुँचता है तभी उसके ऊपर डोंग और उसके आदमी ने हमला कर दिया। सियोंग बेचारा संभल नहीं पाता और वो दोनों मिलकर उसे मारने लगे थे। वो इतना उसे डैमेज पहुंचाते हैं कि सियोंग ठीक से देख भी नहीं पाता। अब जब यहाँ सियोंग के अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी तो एक गोली मारकर डोंग ने उसे एक पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन नीचे की तरफ एक झरना होता है। डोंग और उसका साथी एकदम खुश हो जाते हैं कि अब शायद सियोंग मर चुका है। वो जाकर सारा सोना हथिया लेंगे और अब तो उतने सारे खजाने का 2 ही पार्ट में डिवाइड होगा, यानी उन दोनों को और ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब डोंग और उसका साथी एक किनारे पर आकर अपना मुंह धोने लगते हैं। वो दोनों थोड़ा फ्रेश हो ही रहे थे तभी एक गोली चलती है। पता चला सियोंग अभी तक मरा नहीं है, उसने पहले आकर डोंग के पहले वाले साथी को मारा। और जब डोंग सियोंग को देखता है तो वो उतनी ऊंचाई से पानी में कूद गया। उसे लगा कि वो सियोंग से बच जाएगा, लेकिन एक्चुअल में सियोंग उसी पानी में मौजूद था। उसने जैसे तैसे गोली चलाई और डोंग को भी जान से मार दिया। यानी उन सारे बदमाशों का लीडर खत्म हो चुका है और अब शायद सियोंग सुन को लेकर यहाँ से निकल सकता है। बट उसकी भी हालत एकदम खराब हो चुकी थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी पर एक गोली भी लगी होती है जिससे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। अब सियोंग उस भरे फॉरेस्ट में से वापस जाने लगता है उस माइनिंग एरिया के पास जहाँ सुन अभी भी मौजूद है। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि चाहे कुछ भी हो वो सुन की प्रोटेक्शन तो करेगा ही, लेकिन अचानक पीछे से उसके सर पर किसी ने हमला कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि डोंग का भाई था जो यहाँ माइनिंग करने आया होता है। वो तो शुरुआत से ही बचता हुआ फिर रहा था और लास्ट में मौका मिलने पर वो सियोंग को मारने लग जाता है। सियोंग तो एकदम घायल पड़कर अनकॉन्शियस होने वाला था। वहीं डोंग के भाई के हाथ में बंदूक होती है। सामने माइनिंग एरिया के अंदर सुन रो रही थी। जैसे ही डोंग के भाई ने उस लड़की को देखा तो वो समझ जाता है कि इसे भी मारना जरूरी है, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ने लगा बंदूक लेकर, लेकिन तभी सियोंग उसका पैर पकड़ लेता है। वो उसे जाने नहीं दे सकता क्योंकि सुन की जान खतरे में पड़ जाएगी। डोंग के भाई ने उसे बहुत ज्यादा मारा, लेकिन सियोंग इतना जिद्दी होता है कि उसने तुरंत एक चाकू निकाला और सीधा उसके पैर पर मारने लगा। डोंग के भाई को इससे बहुत पेन हो रहा था और अब उसे इतना गुस्सा आता है कि उसने बंदूक निकाली और सीधा सियोंग की बॉडी पर मार दिया। ये हमला इतना सटीक था कि सियोंग को बचने का मौका ही नहीं मिलता और वो जगह पर ही मर जाता है। सुन भी बाहर आकर जब ये देख रही थी तो वो बहुत रोने लगी, क्योंकि वो एक्चुअल में सियोंग को अपना ग्रैंडफादर ही मानती थी, भले ही वो उसके असली ग्रैंडफादर ना हो। वो तो उसके पास आने लगी होती है, लेकिन डोंग का भाई जरा भी टस से मस नहीं होता। उसने बंदूक उठाई और सुन को मारने के लिए पॉइंट जैसे ही किया तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। पता चला कि वहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर और उसके कई साथी आ चुके हैं।
जिन्होंने अपनी गन से लगातार डॉन के भाई पर शूट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद आखिरकार वो खत्म हो गया और सुन को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था। सारे पुलिस ऑफिसर्स उस जगह की छानबीन करने लग जाते हैं और जितने भी विक्टिम्स बचे हुए थे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाने लगा। बेचारी सुन तुरंत ही वहां पहुंचकर अपने ग्रैंडफादर सियोंग को देखती है। उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी और सुन का तो रो रोकर एकदम हाल बेहाल हो चुका था। शायद सियोंग जैसा ग्रैंडफादर उसे कभी ना मिले। ब्लड रिलेशन ना होने के बावजूद भी सियोंग ने वो सारी चीजें की जो कि उसने अपने दोस्त से वादा किया था उसकी बेटी के लिए। हर एक जांच पड़ताल की जाती है और मीडिया को भी इस बारे में बता दिया गया। वहाँ कई सारी एम्बुलेंस आने के बाद सियोंग की बेटी भी पहुंच जाती है। उसे जब अपने फादर के बारे में पता चला तो वो भी बहुत रोने लगी। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स फिलहाल जांच पड़ताल कर रहे थे, इसीलिए वो किसी को अंदर आने नहीं देते। उस जगह पर तो उन्हें सुन का लॉकेट भी मिला और साथ ही साथ एक लेटर भी होता है। ये लेटर एक्चुअल में सियोंग ने ही लिखा था। अब वो सीनियर ऑफिसर सियोंग की डेड बॉडी को लेकर जब एम्बुलेंस में बैठता है तो वो उसी लेटर को पढ़ने लगा। एक्चुअल में ये लेटर सियोंग ने सुन को तब दिया था जब वो उसे वहां से भागने के लिए बोलकर पुलिस वालों के पास जाने के लिए कह रहा था। सीनियर ऑफिसर जब उस लेटर को पढ़ने लगा तो वो लेटर एक्चुअल में सीनियर ऑफिसर के लिए था। उसमें सियोंग ने इतना लिखा था कि मेरे जाने के बाद मेरी ग्रैंड डॉटर सुन का ख्याल रखना। मैंने अपना यहाँ तक फर्ज निभा दिया है। यानी उसी मोमेंट पर सियोंग को अंदाजा लग गया था कि वो बचने नहीं वाला और उसके ना होने पर सुन का ख्याल रखने वाला कोई तो चाहिए होगा। इसलिए सियोंग ने सीनियर पुलिस ऑफिसर पर भरोसा किया। वो ऑफिसर समझ जाता है कि सियोंग ने अपना वादा निभाया और वो एंड तक सुन को बचाने के लिए लड़ता रहा। सियोंग की जान डोंग और उसके साथियों ने ली है, ये बात कंफर्म तो हो जाती है, लेकिन ऐसी दुखद घटना सियोंग के साथ ही क्यों हुई ये उसे समझ नहीं रहा था। उस सीनियर ऑफिसर ने भी डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो वो सुन का ख्याल रखेगा, वो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। यानी सीनियर ऑफिसर और सियोंग लोगों की वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं। उन्हें पूरी तरीके से समझता है कि सामने वाला कितनी बुरी कंडीशन में है और वो दोनों कभी वादा नहीं तोड़ते। इस वजह से शायद वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको उनकी सोच कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।